था। सोनिया मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। कोई गल नहीं, कहाँ गई मारा करा एक दिन। Dear morning, all, ma'am. kindly mute yourself. Good morning. Dear all, kindly mute yourself. तेरे ते होणगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने टुवर्ड्स सिविल डिसओबीडियंस स्टार्ट थोड़ा बहुत कर लिया था, कंटिन्यू करते हैं उसको। यस, यहाँ से हमने पढ़ना है आज। थोड़ा सा क्विक ग्लिम्स कल ले ही लिया था इसके बारे में। सो टॉपिक फिर से पूरा सा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो नॉन कॉपरेशन की अभी तक की हम बात करते हुए आ रहे थे। 1922 में, यानी कि फरवरी में 1922 में क्या हुआ था, गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जितने भी स्टार्ट हो रखे थे, जिस जिस जगह में स्टार्ट हो रखे थे, सारे ही जगह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था वो विड्रॉ करा दिया था। अब विड्रॉ करवाने का रीजन क्या था? देखो, विड्रॉ इस वजह से किया क्योंकि हर जगह क्या हो रहा था, वायलेंस क्रिएट होते जा रहा था, ठीक है। बेसिकली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद करने का रीजन था चौरी चौरा में होने वाला इंसिडेंट। अगर कोई क्वेश्चन आता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किस इंसिडेंट्स के बाद बंद हुआ था, तो वो चौरी चौरा का मूवमेंट है, क्योंकि वहां पे यूपी में है ये जगह। बाजार में काफी ज्यादा लूट मार मच चुकी थी, काफी ज्यादा वायलेंस क्रिएट हो चुका था, जिसकी वजह से गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाइंड अप कर दिए थे सारे। और गांधी जी को लगा कि कोई भी मास स्ट्रगल से पहले सत्याग्रही को ट्रेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इस ट्रेनिंग में बेसिकली होता क्या था, इस ट्रेनिंग में बताया जा रहा था कि हम जो मूवमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, वो मूवमेंट स्टार्ट करने के रीजन कौन कौन से है, ठीक है। अब बात करें अगर कांग्रेस की, तो कांग्रेस में कुछ लीडर जो है वो मास स्ट्रगल कर करके थक चुके थे, क्योंकि कुछ रिजल्ट तो आ नहीं रहा था। तो जिसकी वजह से उन्होंने सोचा कि काउंसिल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। और काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए इस वजह से उन्होंने सोचा क्योंकि उनको लगता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है, एक बहुत ही गुड वे है कि ब्रिटिश की पॉलिसीज को विद इन द काउंसिल ही अपोज किया जा सके। इस वजह से वो काउंसिल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना चाहते थे अब कांग्रेस, ठीक है। कांग्रेस के कुछ लीडर्स को ऐसा लग रहा था कि ब्रिटिश की पॉलिसीज को काउंसिल के अंदर ही क्रिटिसाइज किया जा सके, अपोज किया जा सके और रिफॉर्म्स लेकर आया जा सके, ठीक है। इसी के चलते सीआर दास एंड मोतीलाल नेहरू यानी कि आपके जवाहरलाल नेहरू के फादर सीआर दास एंड मोतीलाल नेहरू ने एक पार्टी बनाई जिसका नाम क्या था, स्वराज पार्टी, ठीक है। कांग्रेस के अंदर ही बनाई थी, यानी कि स्वराज पार्टी जो थी वो कांग्रेस का ही सबसेट थी। लेकिन रीजन क्या था कि काउंसिल पॉलिटिक्स में एक बार दोबारा से आ सके। लेकिन जो यंग लीडर्स थे, यानी कि जैसे कि जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने इस चीज का अपोज किया और उन्होंने कहा कि मूवमेंट्स करके, स्ट्रगल्स करके ही फुल इंडिपेंडेंस गेन की जा सकती है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली आ सकता है, ठीक है, वन वर्ड में स्वराज पार्टी किसने फॉर्म करी थी, स्वराज पार्टी का किसने अपोज किया था, ठीक है। स्वराज पार्टी का फॉर्म करने वाले ये थे और अपोज किया था इन्होंने।
ठीक है। सो इसके बाद है, देखो दो ऐसे फैक्टर्स हुए, जो फैक्टर्स थे जिसके वजह से पूरा का पूरा इंडियन पॉलिटिक्स जो था वो चेंज हो गया थोड़ा बहुत, यानी कि बेसिकली शेप जो किया इंडियन पॉलिटिक्स को, वो इन दो फैक्टर्स ने किया। तो सबसे पहले देखते हैं सबसे पहला फैक्टर कौन सा था। देखो, इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था 1930 का, इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था जो कि वर्ल्ड वाइड देखा गया था। ठीक है, वर्ल्ड वाइड था ये इकोनॉमिक डिप्रेशन। अब इसने इस इकोनॉमिक डिप्रेशन ने इंडिया में किस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करी। देखो, इंडिया जो है हमें पता है कि एग्रेरियन कंट्री है, यानी कि उसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जितनी भी डिपेंड करती है किसी चीज में, तो वो किस में करती है, एग्रीकल्चर में। आज जबकि हमारे सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर थोड़े बहुत बढ़ चुके हैं, लेकिन अगर हम 1930s की बात करें तो ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर गुड्स पे ही डिपेंड करते थे। ठीक है, तो इकोनॉमिक डिप्रेशन की वजह से एग्रीकल्चर के प्राइसेस जो थे वो बहुत ही ज्यादा गिर गए। ठीक है, 1926 में, और देखते ही देखते 1930 तक तो पूरे के पूरे कोलैप्स ही हो गए। अब भाई इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रहा है, हर किसी की इकोनॉमी जो है वो बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है, तो भाई इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो हो नहीं रहा था। अब इंडिया जो था अपने एग्रीकल्चर गुड्स जो था वो एक्सपोर्ट किया करता था, लेकिन इकोनॉमिक डिप्रेशन की वजह से हुआ क्या, जो डिमांड थी एग्रीकल्चर गुड्स की इंटरनेशनल मार्केट में वो गिर गई, और अगर इंटरनेशनल में उसकी डिमांड गिर गई तो जिसकी वजह से एक्सपोर्ट भी कम हो गए। लेकिन पीजेंट्स ने उगाया तो कल्टीवेशन तो उस हिसाब से हुआ ही था ना कि एक्सपोर्ट भी करना है, लेकिन हुआ क्या कि जितना हार्वेस्ट उन्होंने किया उतना पीजेंट्स बेच नहीं सके। ठीक है, और अल्टीमेटली वो रिवेन्यू नहीं पे कर पाए। ठीक है, इसके चलते हुआ क्या, वो रिवेन्यू नहीं पे कर पाए। ठीक है, और कंट्री साइड की बात करें, कंट्री साइड तो पूरी ही उथल पुथल हो रखी थी इकोनॉमिक डिप्रेशन के टाइम। ठीक है, तो दो फैक्टर्स में जिसने की इकोनॉमी को, जिसने की पॉलिटिक्स को पूरा का पूरा रीशेप किया, उसमें पहला था इकोनॉमिक डिप्रेशन। दूसरा फैक्टर था ब्रिटेन में बनने वाली टॉरी गवर्नमेंट। इसने एक कमीशन बनाई, और ये कमीशन बनाई किसने, सर जॉन साइमन ने। ठीक है, तो जिसकी वजह से आप लोगों ने सुना होगा साइमन कमीशन, सुना है ना साइमन कमीशन के बारे में? Yes, ma'am. नाम तो सुना ही होगा, है ना? Yes, ma'am. तो जो दूसरा फैक्टर था, जिसने की, योर वॉइस इज नॉट क्लियर। तो जो दूसरा जो फैक्टर था जिसने कि इंडियन पॉलिटिक्स को पूरा का पूरा फ्रेम किया, वो था साइमन कमीशन। ठीक है, साइमन कमीशन बनाई किसने थी, बनाई कौन सी नेशन ने थी, ब्रिटेन ने। ठीक है, किसके अंडर बनी थी, ये सर जॉन साइमन की अंडर बनी थी। ठीक है, साइमन कमीशन में टोटल 7 मेंबर्स थे, और पूरा का पूरा हेड किसने किया उसको, सर जॉन साइमन ने, जिसकी वजह से इस कमीशन का नाम भी क्या पड़ा, साइमन कमीशन। अब देखते हैं साइमन कमीशन बनने का रीजन क्या था। साइमन कमीशन बनने का रीजन था जितने भी नेशनलिस्ट मूवमेंट हो रहे हैं उनको सप्रेस करना, और साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम जो कि इंडिया का है उसमें लुक आफ्टर करना, उसकी फंक्शनिंग में, और सजेस्ट करना कुछ चेंजेस। ये था साइमन कमीशन के बनने का रीजन। पहला, नेशनलिस्ट मूवमेंट को सप्रेस करना, दूसरा था कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम को इंडिया के थोड़े बहुत सजेस्ट करवाना, चेंजेस। ठीक है, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम साइमन कमीशन की ये थी कि इस कमीशन में कोई भी इंडियन मेंबर्स नहीं था।
सारे के सारे ब्रिटिशर्स थे। तो जब साइमन कमीशन इंडिया आई 1928 में, तो लोगों ने किस चीज से स्लोगन्स और नारे लगाने शुरू करे? गो बैक साइमन। ब्लैक फ्लैग्स लिए हुए थे और ब्लैक फ्लैग्स में लिखा हुआ था गो बैक साइमन। ठीक है, जितनी भी सारी पार्टीज होती थी, अब इस डेमोन्स्ट्रेशन में इंक्लूडेड कौन कौन था जो कि गो बैक साइमन के नारे लगा रहा था? कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, दोनों ही बंदे जो थे वो इंक्लूडेड थे इस डेमोन्स्ट्रेशन में। ठीक है, अब भाई वाइसरॉय इरविन चिंता में आ गया, लॉर्ड इरविन चिंता में आ गया, भाई ये तो डेमोन्स्ट्रेशन करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब डेमोन्स्ट्रेशन को थमाने के लिए सर जॉन इसने किया क्या? लॉर्ड इरविन ने इंडियंस को चॉकलेट पकड़ाने की कोशिश करी। ठीक है, और कहा कि भाई अभी शांत हो जाओ आप लोग। ठीक है, 1929 में ये अनाउंस किया था कि भाई अभी शांत हो जाओ आप लोग, साइमन कमीशन को आने दो और हम आप लोगों को डोमिनेंट स्टेटस देंगे, डोमिनेंट स्टेटस देंगे, अभी शांत हो जाओ। और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी आप लोगों को शामिल किया जाएगा और उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आप लोग डिस्कस कर लेना इंडिया का फ्यूचर का कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब क्वेश्चन आ रहा होगा आप लोगों को, या तो शायद पता नहीं होगा कि ये डोमिनेंट स्टेटस क्या होता है। ठीक है, डोमिनेंट स्टेटस यानी कि ऑटोनोमस कंट्रोल, यानी कि कहा गया कि भाई आप पार्टी बना लेना, आप अपना पीएम भी अपने इंडिया से ही कोई चूज कर लेना, इंडियन की पार्टी चलेगी, ले सब कुछ आपको इंडिपेंडेंस हो जाएगा, लेकिन आपको किसके अंडर रहना पड़ेगा? ब्रिटिशर्स के। आपको जिस तरीके से अपनी कंट्री चलानी है आप चलाना। डोमिनेंट स्टेटस में ये होता है, ऑटोनोमस गवर्नमेंट होती है ये डोमिनेंट स्टेटस, यानी कि ऑटोनोमस गवर्नमेंट। इसके अंडर था क्या डोमिनेंट स्टेटस जो इंडियंस को देने की बात करी गई थी? इसमें था क्या? ब्रिटिशर्स ने कहा, लॉर्ड इरविन ने बेसिकली कहा कि भाई हम आपको डोमिनेंट स्टेटस दे देंगे आपको, यानी कि जिस तरीके से अपनी कंट्री को चलाना होगा इंडिया को, आप उस तरीके से चलाना, लेकिन यू हैव टू रिपोर्ट टू द ब्रिटिशर्स। मैम तो ब्रिटिशर्स के अंडर हुए पर चला तो अपने मन से रहे हैं, दिक्कत क्या है? देख, कभी कभार आपने कुछ यूनिवर्सिटीज सुनी होगी, ऑटोनोमस यूनिवर्सिटीज, यानी कि एक तरीके से लॉलीपॉप पकड़ाया है इंडियंस को कि भाई साइमन कमीशन को आने तो फिलहाल शांत हो जाओ, हम आपका फ्यूचर का कॉन्स्टिट्यूशन पे डिस्कस कर लेंगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी बता देती हूँ, एक नई चीज है आप लोगों के लिए। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सारे के सारे पहले तो आते थे ब्रिटिशर्स, इंडियंस की एंट्री नहीं होती थी। अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडिया को बुलाया गया और कहा गया कि भाई आप लोग भी आ जाना और आपके जितने भी मुद्दे होंगे उन्हें आप डिस्कस कर लेना, और इसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हम आपके साथ आपका इंडिया का फ्यूचर का कॉन्स्टिट्यूशन भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, टॉपिक कंप्लीट होना तो फिर सारे क्वेश्चंस पूछ लेना। ठीक है, अब भाई अब कांग्रेस में क्या हो गया था? स्प्लिट हो गया था। एक तो वो थे रेडिकल्स, एक थे मॉडरेट। अब बताती हूँ रेडिकल्स कौन थे। रेडिकल्स थे आपके जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। ये जो थे वो रेडिकल्स थे जो कि लॉर्ड इरविन के इस आइडिया से, लॉर्ड इरविन के इस फेवर ऑफर से कि भाई डोमिनेंट स्टेटस के ऑफर से और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल करने के ऑफर से बिल्कुल भी खुश नहीं थे जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस। और जबकि हम मॉडरेट जैसे कि सीआर दास, हम मॉडरेट की बात करें, सीआर दास एंड मोतीलाल नेहरू की, ये मॉडरेट्स होते थे। ये लोग तो भाई खुश हो गए, हाँ भाई बहुत अच्छा हो गया, इंडियंस को डोमिनेंट स्टेटस मिल जाएगा, अब हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद लिख लेंगे। ठीक है, लेकिन जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि ये लोग यंग लीडर्स थे, इन लोगों को पता चल गया था कि भाई ब्रिटिशर्स हमको लॉलीपॉप पकड़ा रहे हैं और ये लोग खुश भी हो रहे हैं मॉडरेट। अब लेकिन जवाहरलाल नेहरू का एक ही मकसद था और वो मकसद था उनका
कि भाई इंडिया को अब क्या चाहिए, फुल पूर्ण इंडिपेंडेंस हमको चाहिए। हाँ, स्वराज तो आइडिया अभी तक उनका चलता हुआ आ रहा था, लेकिन अब पूर्ण स्वराज जो था वो किसका आइडिया था? जवाहरलाल नेहरू का। अब फुल इंडिपेंडेंस चाहिए थी। ठीक है, तो इसी के चलते लाहौर के सेशन में जवाहरलाल नेहरू उस लाहौर के सेशन के प्रेसिडेंट बनाए गए थे। उस प्रेसिडेंसी में जवाहरलाल नेहरू ने डिमांड करी थी पूर्ण स्वराज की, यानी कि फुल इंडिपेंडेंस की। तो अब ये नारे और ये डेमोन्स्ट्रेशन पूर्ण स्वराज के निकालने का 26 जनवरी 1930 को सब पीपल को गैदर किया। ठीक है, और प्लेज ली, शपथ ली कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए। लेकिन ये जो सेलिब्रेशन था ना, उसने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया। लिटिल अट्रैक्शन आया, लिटिल अटेंशन लोगों ने दिया, बहुत ही कम अटेंशन दिया। तो महात्मा गांधी को लगा कि भाई अब कुछ बड़ा करना पड़ेगा। जो जवाहरलाल नेहरू का जो आइडिया था फुल इंडिपेंडेंस का, वो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया था, थोड़ा टूटा फूटा आइडिया था। अब इसको कॉन्क्रीट इशू बनाना पड़ेगा। ठीक है, और कॉन्क्रीट इशू तभी बन सकता है जब लोग सारे ही शामिल हो सके, यूनाइट हो सके। ठीक है, और यूनाइट तब होता है लोग जब वो चीज सब यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तभी महात्मा गांधी ने किस चीज का यूज किया? सॉल्ट का। सॉल्ट को एक पावरफुल सिंबल कंसीडर करा अपनी कंट्री को यूनाइट करने के लिए। ठीक है, क्योंकि सॉल्ट एक ऐसा कमोडिटी है जो कि अमीर भी यूज करता है, गरीब भी यूज करता है। ना अमीर बहुत ज्यादा यूज करता है, ना गरीब बहुत कम यूज करता है। अब भाई अगर आपके खाने में नमक बहुत ज्यादा हो, चलो आप बहुत अमीर हो, बहुत ज्यादा नमक डालोगे अपने खाने में, बताओ खा पाओगे उसको? नो मैम। नहीं खा पाओगे ना। अब कोई गरीब इंसान है, भाई गरीब है तो क्या फिक्का खाना खाएगा? हॉस्पिटलों वाला, बीमारों वाला खाना? नहीं ना। खाना खाने के लिए सॉल्ट जो है, आपके खाने में सॉल्ट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट कंसीडर किया जाता है। मिर्ची डले ना डले, लाल मिर्च डले ना डले, भाई हरी मिर्च डाल लेंगे तीखा बनाने के लिए। ठीक है, सॉल्ट का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। इसी वजह से गांधी जी ने सॉल्ट को एक वेट महात्मा गांधी ने सॉल्ट को एक पावरफुल सिंबल कंसीडर किया ताकि कंट्री को यूनाइट कर सके। ठीक है, नाउ टिल हेयर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। मैम हाँ मैम, जो ये लोग कह रहे थे कि हम तुम्हें राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बुलाएंगे, हाँ, तो मैम जो इन्होंने जो कमीशन बनाया था, साइमन कमीशन, उसमें भी तो एक भी इंडियन नहीं था। उनके वेलफेयर की फिर कैसे बात करते वो लोग? तभी तो इसको अपोज किया, तभी तो अपोज किया गया बेटा साइमन कमीशन को, क्योंकि इसमें कोई इंडियन मेंबर था ही नहीं। तो इंडियन की वेलफेयर कैसे हो सकता था? यस मैम। इसी वजह से तो बेटा इंडिया में जब आया तभी तो इम्पोज किया ब्लैक फ्लैग्स के साथ, एंड इट वाज रिटन गो बैक साइमन, साइमन वापस जाओ। तो मैम वो लोग फिर कैसे वेलफेयर की बात कर रहे थे कि हम तुम्हारे कंट्री के लिए तुम्हारा वेलफेयर करेंगे, जब उसमें तो इंडियन ही नहीं है? क्योंकि भाई जैसे साइमन कमीशन इंडिया आता है तो लोगों ने काफी एक हैवी वे में डेमोन्स्ट्रेशन किया था। आपको पता हो इतने हैवी वे में हुआ था, लाला लाजपत राय की भी तो डेथ इसी डेमोन्स्ट्रेशन में ही तो होगी थी। ओके मैम। लाला लाजपत राय की जो डेथ हुई थी ना, ये डेमोन्स्ट्रेशन करते करते, क्योंकि पुलिस ने लाठीचार्ज करना स्टार्ट कर दिया था। इतनी ज्यादा हैवी मात्रा में लोग डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे कि पुलिस को अल्टीमेटली लाठीचार्ज करना पड़ गया था, और उस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की डेथ हो गई थी। ठीक है, तो उस माहौल को शांत करने के लिए, ठीक है, तो ये ऑफर दिया फिर इरविन ने। ठीक है, ओके मैम। मैम तो अगर बाद में वो मना कर देते कि हमें नहीं रहना कुछ भी,
क्या कुछ नहीं लेना? मतलब हम तुम्हें अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाने देंगे। इंडियंस के पास इतनी आवाज ही कब थी? इंडियंस के पास आवाज ही कब थी? कितने ब्रिटिशर्स आए थे? सारे नहीं, इंडियंस मिल जाते ना, एक दिन के अंदर अंदर सारे ब्रिटिशर्स भाग जाते हैं। मैम मैं ये कह रही हूँ कि अगर बाद में ब्रिटिशर्स रिफ्यूज कर देते कि हमारी कोई डील नहीं हुई थी ऐसी कि अगर अभी आप मत करो साइमन के रिटन बारे होता में है सब कुछ बेटा, रिटन था। बाद में ये भी हुआ था, गांधी जी इरविन के साथ एक पैक्ट में जुड़े थे जिसका नाम था गांधी इरविन पैक्ट। तो मैम उन्होंने फिर अटेंड भी करी होगी कॉन्फ्रेंस? हाँ, वो कॉन्फ्रेंस अटेंड भी करी थी, वो लंदन में हुई थी। तो उसका कोई प्रॉफिट हुआ उन इंडियंस को? कोई प्रॉफिट बेनिफिट नहीं हुआ था, कोई प्रॉफिट नहीं हुआ था। वो गांधी इरविन पैक्ट इस वजह से साइन हुआ था क्योंकि कांग्रेस के लीडर्स को जेल में डाला जा रहा था, तो मजबूर होके गांधी जी को इरविन के साथ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बैठना पड़ा। और गांधी जी ने ये रखा था कि भाई मेरे लीडर्स को बाहर निकाल दो, लेकिन उस समय तो हाँ 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 कर दिया लंदन में, लेकिन जब वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि उनको नहीं छोड़ा था। गांधी जी उस टाइम पे खुद भी तो जेल गए थे 1-2 महीने के लिए। तो मैम उन्हें तो निकाल ही दिया होगा। हाँ, उनको भी 2-3 महीने बाद निकाल दिया था, मैम लेकिन जो उनका बैक सपोर्ट था वो अभी भी जेल में ही थे ना, इस वजह से गांधी जी बैठे थे। ओके मैम। मैम एक्सक्यूज हाँ जी, मैम हाँ मार्शल लॉ जी। बताना मैम, एक वो बार। जो इरविन थे वो तो मतलब कि खुद डर रहे थे, मतलब कि डेमोन्स्ट्रेशंस वगैरह से, तभी तो उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वगैरह का प्रपोजल दिया। फिर अब अगर इरविन मना कर रहे हैं, अगर वो सही डर से नहीं रहे थे, वो डर नहीं रहे थे, कहीं नहीं था, मैंने कहीं बोला भी नहीं कि वो डर रहे थे। मैम फिर भी डेमोन्स्ट्रेशन को शांत करने के लिए। नो वायलेंस, हाँ, कोई डिस्ट्रक्शन ना हो। कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। मैम इतने तो सारे मतलब उनका डेमोन्स्ट्रेशन नुकसान को हो रहा शांत था। करने के लिए लॉलीपॉप दी गई थी, दैट्स इट। आपको जब आप ज्यादा चीख रहे होते, चिल्ला रहे होते, आपके मम्मी पापा आपको चॉकलेट ले देते ना छोटे बच्चों को कि भाई तू शांत हो जाए, ये ले चॉकलेट पकड़, है ना। जैसे कि 50 रुपए की जिद कर रहे थे आप लोग, 50 रुपए आपकी मम्मी पापा लोगों ने नहीं दिए, आप लोगों को 5 रुपए पकड़ा दिए, आप लोग खुश हो गए। यही हाल हो रहा था कि डोमिनेंस स्टेटस दे दिए। इस डोमिनेंस स्टेटस का क्या करते जब हमको अल्टीमेटली रहना ब्रिटिशर्स के अंडर था? मैम ये Lollipop दे डोमिनेंस रहे थे। स्टेटस और ये जो सिमोन कमीशन थी, दोनों में वो आता वो अपोज किया गया था दोनों चीजों को। नहीं, साइमन कमीशन तो टोरी गवर्नमेंट ने बनाई थी ना, ब्रिटेन की। हाँ मैम। हाँ, और डोमिनेंस स्टेटस उनको ऑफर किया गया था मैम बाय दोनों द चीजों में टाइम के लिए। अपोज हुआ चलो, था। दोनों चीजों में नहीं किया। देखो, कांग्रेस के कुछ लीडर्स थे जिन्हें कि ये डोमिनेंस स्टेटस पसंद नहीं आया था, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस, जो कि रेडिकल्स थे, ठीक है, जो कि समझदार थे, यंग लीडर्स थे। लेकिन सीआर दास एंड मोतीलाल नेहरू, बाकी के अदर कांग्रेस देखो जो कि पुराने थे, पुराने जमाने के थे थोड़े, वो लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए थे कि भाई डोमिनेंस स्टेटस मिल जाएगा, डोमिनेंस स्टेटस मिल जाएगा। तो कांग्रेस में जो थी, 2 माइंडसेट हो चुके थे अब। ओके। कुछ लोगों को डोमिनेंस स्टेटस अच्छा लग रहा था, कुछ लोगों को डोमिनेंस लग रहा था। स्टेटस ठीक नहीं लग रहा था। और इस Anyone? टॉपिक्स में जी। अंडरलाइन क्या करना है? इस टॉपिक में बेसिकली आप लोग क्वेश्चन आ सकता है साइमन कमीशन के ऊपर, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन साइमन कमीशन। 1 वर्ड में आ सकता है साइमन कमीशन को हेड किसने करा था? सर जॉन साइमन ने हेड करा था, ठीक है। आ सकता है कि जब इंडिया में कब आई थी, 1928 में आई थी, कौन से स्लोगन से डील किया था? गो बैक साइमन। किस किसने पार्टिसिपेट किया? यानी कि सीधा आ सकता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन साइमन कमीशन, ठीक है। फिर ये भी आ सकता है कि Excuse me, ma'am. इंडिया के पॉलिटिक्स को कौन से 2 फैक्टर्स ने शेप किया? सबसे पहले इकोनॉमिक डिप्रेशन, दूसरा था साइमन कमीशन। हाँ जी बेटा। मैम यहाँ पे लिखा है कि साइमन कमीशन सेटअप हुई थी कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया, उसको मैम चेंज करने के लिए, उसकी फंक्शनिंग को देखने के लिए। तो तब कहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बना था इंडिया का?
इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का मैम, ये कॉन्स्टिट्यूशन constitution बेसिकली पता है system- पहले क्या था? जब ब्रिटिशर्स के अंडर थे, ब्रिटिशर्स के अंडर ब्रिटिशर्स ने ही कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाई हुई थी, उस कॉन्स्टिट्यूशन को ये लोग चेंज करने की बात कर रहे थे, कुछ चेंजेस। मतलब उसको मैम? कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा, मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन क्योंकि वो ब्रिटिशर्स का था वो कॉन्स्टिट्यूशन। आप भी अगर आज अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी खोल के देखोगे ना अगर, तो और अगर आप ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन खोल के देखोगे, बहुत ज्यादा रिजेम्बलिंग्स मिलेंगी। हमने थोड़े बहुत चेंजेस करे थे ब्रिटिशर्स के कॉन्स्टिट्यूशन में, डेट्स इट। मैम आप ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन देखना और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन देखना, बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज मिलेंगी, बहुत ज्यादा। और एक बात आप लोगों को याद होनी चाहिए कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट डजंट मीन कि कंट्री डेमोक्रेटिक होगी। कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली रूल्स एंड सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, नथिंग एल्स। अब किसी भी कंट्री को रूल करने के लिए भाई सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस तो होते ही है, वो मोनार्की हो चाहे जो हो, ठीक है। मैम महात्मा गांधी कांग्रेस के पार्ट थे, तो वो रेडिकल्स में थे या कंजर्वेटिव्स में थे? वो रेडिकल्स में थे, रेडिकल्स को सपोर्ट करते थे। हाँ रेडिकल्स का सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन हाँ उनको ये जवाहरलाल नेहरू का ये आइडिया पूर्ण स्वराज का काफी अच्छा लगा था, तो उन्होंने डायरेक्टली साथ तो नहीं दिया उनका, तो डायरेक्टली साथ नहीं दिया। जब जवाहरलाल नेहरू के जो लाहौर सेशन में उन्होंने डिक्लेयर करा था 26 जनवरी 1930 को हम पूर्ण स्वराज डिक्लेयर करेंगे और सेलिब्रेट करेंगे उसको एज अ डे, तो भाई ठीक है जो करना है करो, ठीक है। गांधी जी का ये सिनेरियो था, लेकिन जब वो फेल हो गए तो उन्होंने क्या किया, अपनी बाजी तो माननी थी ताकि लोग उनको पूजे। तो उनके इस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को, जवाहरलाल नेहरू के इस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को ही उन्होंने क्या करा था, कॉन्क्रीट फॉर्म में लेकर आए थे। ओके मैम, जवाहरलाल नेहरू खुद भी तो रेडिकल थे, तो मतलब मैम वो दोनों तो साथ ही करते होंगे सब कुछ। साथ नहीं करते थे, गांधी जी जो थे वो एक लोटा थे, जो जहाँ पे अच्छा लग गया वो वहां चले जाते थे, मतलब किसी के पार्ट नहीं थे, देख ऑफिशियली तो देखा जाए। किसी का पार्ट नहीं थे वो ना। लेकिन हाँ कांग्रेस उनको मानती बहुत थी। मैम ओके मैम वो जो कांग्रेस का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट कंसीडर किए जाते थे। हाँ जी बेटा। मैम वो जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1930 में ही तो बना था। हाँ 1930 में बना था। मैम तो वो ब्रिटिशर्स ने बनाया था, इन्होंने खुद बनाया था? इन्होंने खुद बनाया वो। अच्छा ठीक है मैम। और आप लोगों को पता है इसका 26 जनवरी की, अब मैं आपको एक डेट की कहानी बताती हूँ। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आप लोगों को पता है 26 नवंबर में पूरा का पूरा, कौन सी डेट थी, 1949 में पूरा रेडी हो चुका था, याद है? यस मैम, यस मैम, है ना? यस मैम। लेकिन अडॉप्ट करा गया 26 जनवरी 1950। अब 2 महीने का इंतजार क्यों करा गया बताओ? वो 2 महीने का इंतजार इस डेट के लिए किया गया था, इस डेट की वजह रात को से। 20 इयर्स हो जाएंगे Yes. इसलिए। हाँ पूर्ण स्वराज डिक्लेयर करा था जवाहरलाल नेहरू ने, इस वजह से 2 महीने रुके। पर इसमें तो लिखा है कि इंडिपेंडेंस डे हो सकता है, इंडिपेंडेंस फुल इंडिपेंडेंस का डिक्लेरेशन था। एक सेकेंड। हाँ हाँ जी भैया, घर में नहीं है, बताओ। Yes, students. Any more questions? Yes. तो 26 जनवरी 1930 जो डेट थी वो कैसे कंसीडर की जा रही थी?
पूर्ण स्वराज के लिए डिक्लेयर किया था। यही रीजन है कि कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब करा गया, 26 जनवरी 1950 में, क्योंकि पूरा बनने के बाद भी 2 महीने का इंतजार इसी वजह से किया था। ठीक है, हम लोगों ने पिछले क्लास में क्वेश्चन ही नहीं उठाया मैम, पूरा बनने के बाद 2 महीने का इंतजार क्यों किया है कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करने के लिए। क्लियर हो गया? कोई क्वेश्चन है? मैम जब हम एनीवन? एक्सक्यूज मी मैम, यस बेटा। मैम जब इंडिया इंडिपेंडेंस में जवाहरलाल नेहरू मैम प्राइम मिनिस्टर बने, वो सबने ऑफिस ले लिए अपने अपने, जो कांग्रेस के मेंबर्स थे, तो महात्मा गांधी जी ने कुछ क्यों नहीं लिए? लोग किसी चीज के मिनिस्टर क्यों नहीं लिया, बने? किसी चीज के मिनिस्टर क्यों नहीं बने? या दैट्स अ क्वेश्चन। वो हीरो बनना चाहते वो थे। बनना नहीं चाहते थे बेटा, कभी कभार हीरो को ना सैक्रिफाइसेस करने बहुत जरूरी होते, तभी वो हीरो कहलाता है। तुम सेक्रीफाइस जिस हीरो ने सैक्रिफाइस नहीं किया वो हीरो कभी कहलाए? तो यही था रीजन। हम जवाहरलाल उनको कोई नेहरू पद के नहीं तो चाहिए आज था, उन्हें रिस्पेक्ट कोई करते पद हैं। नहीं चाहिए था, उनका खुद से देखा जाए उन्हें किसी भी चीज की ये नहीं था कि मुझे ये पूरा का पूरा पद चाहिए, खुद से उनकी उनकी विश थी ये। ओके ठीक है, एंड उनका कॉन्स्टिट्यूशन में कभी वो मेंबर भी नहीं बने। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, ये भी याद रखना। मैम मैम वैसे सब कुछ था तो उन्हीं के हाथ में, अगर वो चाहते कि वो प्राइम मिनिस्टर बने तो वो भी बन सकते थे। बन सकते थे, तो मतलब उन्होंने खुद ही वो कर दिया। हाँ। पहले तो नाम प्राइम सुना कभी मिनिस्टर है? कोई और बनने वाला था। पहले कोई और बनने वाला था, फिर जवाहरलाल नेहरू को डिक्लेयर किया। हाँ, काफी लंबी दो- कहानी है उसकी। कभी आप लोगों ने इनका नाम सुना? यस मैम, थोड़ा सुना सुना है। मैं देखना आज। गांधी जी की बहन। अच्छा, बहन थी। अच्छा, नहीं मैम, उनके उनके साथ ही 9th में पढ़ा था। हाँ, ये जिसमें पढ़ा गांधी था। जी के आसपास तो कई मैं बहनें गांधी जी के साथ थी, मैं कोई विदेशी थी, उसकी बहन जरा थी। पढ़ना इसके बारे में, जरा पढ़ना इसके बारे में कभी फ्री। मीरा बहनें ही बहन बाई थी, पता नहीं क्यों। वाइफ थी ना। मैम वो ब्रिटिशर हाँ। थी जो ब्रिटिश छोड़ के मैम इंडिया में आ गई थी महात्मा गांधी के साथ वर्क करने। हाँ हाँ, ब्रिटिश छोड़ के इंडिया आई थी महात्मा जी के उसको महात्मा काम गांधी करने। के आइडियाज बहुत पसंद आए थे। हाँ, यस मैम। हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर कौन थे? सेकंड प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी। आज आप लोगों का, अगर आप लोगों को टाइम मिलता है, आप लोगों को अपनी हिस्ट्री में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है, और आप लोगों को हट नहीं, आज आप देखोगे सेकंड प्राइम मिनिस्टर कौन था और उनकी डेथ कैसे हुई। इनकी डेथ स्पेशल। सेकंड थे सर। हाँ, किसने बोला? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री वाज आवर सेकंड प्राइम मिनिस्टर। आज देखना उनकी डेथ कैसे हुई थी। कंट्रोवर्शियल, किसी को पता ही नहीं है डेथ कैसे हुई है। मिस्ट्री अनसॉल्व। मैम शायद वो कहीं यूएसएसआर में गए थे तब। उनके एरोप्लेन का कुछ हुआ है। मैम क्योंकि ये हमारे एग्जाम में भी आ मिस्ट्री चुका है अनसॉल्व है ये। comprehension में। फर्स्ट प्रेसिडेंट। मैम उनका मैम एरोप्लेन सेकंड क्रैश हो प्रेसिडेंट गया पूछना था। है फर्स्ट। मैम देखना आप लोग आज। कार्डियक अरेस्ट। आज तक ये पता नहीं लग पाया है कि भाई एकदम से हुआ कैसे ही ऐसा इतना। क्या पॉलिटिक्स है बेटा, पॉलिटिक्स। मैम पता लग नहीं पाया है कि वो डिस्क्लोज नहीं करते हैं। ये करा अभी तक। मैम कुछ भी कह सकते उनके हो। बेटे, उनका कोई बेटा था क्या? कुछ भी कह सकते हो, डिस्क्लोज नहीं किया या पता लगाने की कोशिश नहीं करी
इट वॉज प्लान्ड, कुछ भी हो सकता है। It was पॉलिटिक्स है ये, planned. बहुत ज्यादा Murder. बड़ी पॉलिटिक्स है। चलो अब ये Thank you. सॉल्ट मार्च के बारे में नेक्स्ट सेशन एक और है, मैं स्टार्ट करूंगी, टाइम ओवर हो गया, आपकी टीचर आती होंगी, ठीक है? Oh, ma'am. हाँ जी, ओके, बाय एवरीवन। थैंक यू Thank you, मैम। ma'am. थैंक यू मैम। यू आर वेलकम, Thank यू you, आर ma'am. वेलकम। थैंक यू थैंक यू मैम। मैम। ओके। Lip नहीं हो अटेंड। है? लिखो चलो, गुस्सा दिला रही है। हैं? गंदा बच्चा। गए नहीं। क्या हुआ? क्या हुआ? मिठू 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 नो नो तेरी तो कूदी कूदी ये तो गंदे बच्चे चड्डी पहन लिए चला। चल मेरे घोड़े टिक 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 टिक
Okay, only 21 students are here. Good morning, everyone. Good Good morning, morning, ma'am. ma'am. We all are unmuted. You can unmute yourself. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Okay, Rablin, you are not the regular student. Azra, you are not regular. और कौन है जो रेगुलर नहीं है? अर्जुन, आप भी रेगुलर नहीं है. विनायक, क्लास कल के लेसन में आप नहीं थे. Why it is so? Utkarsh, you are not regular. Why? Yash, you are not regular. ये यश पूरा नाम लिखो. यश, what is यश? यश कंप्लीट नाम लिखो, अपना पूरा नाम लिखो. ओके फाइन. मोहित, एनी डाउट? एनी डाउट? फाइन. सौम्या join. Okay. Rishabh is also. Rishabh, you are not regular. Sarojini is not regular. बेटा रेगुलरली ज्वाइन किया करो. हम कौन से चैप्टर पे आपको पता है? कैन यू टेल एनीवन? ओके, आई अंडरस्टैंड दैट. ठीक है, चलो ठीक है. बट कैसे कंट्रोल समझोगे? एंड कोऑर्डिनेशन. ना ना ना, आद्या आप नहीं बताओगे. आप लोग नहीं बताएंगे. जो ज्वाइन हुए हैं, जो रेगुलरली ज्वाइन करते हैं वो नहीं बताएंगे. जो लेट ज्वाइन किए हैं वो बताएंगे. विनायक, कैन यू टेल इन विच चैप्टर वी आर? यस मैम. तो कल क्यों नहीं ज्वाइन किया आपने? मैम कल कनेक्टिविटी प्रॉब्लम हो रही थी. तो कल हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा क्लास में? पूछा आपने बच्चों से? ब्रेन पढ़ा था. ओके. Okay, now till now what we have studied, do you have any doubt? But still I wish to explain you that the peripheral nervous system, फिर से आज मैं as a revision part I will play that video of peripheral nervous system. Okay, then we will move towards the chemical coordination. Chemical coordination means here we know that ki two different type of coordinations are there in the body in order to perform wisely, in order to perform efficiently. Okay, so one is nervous system and other is called as endocrine system, which includes the glands. अब पहले peripheral nervous system complete कर ले, उसके बाद में जल्दी से join करने के लिए कहो अपने friends को. 30 students are there. We will start. It is 43. I hope we should start now, right? Fine. So peripheral nervous system, it is divided into first two different type of nerves. Basically, they are responsible for conducting the stimulus towards the periphery, or we can say they are helpful for conducting from the periphery to the central nervous system. ठीक है, इसका मतलब ये है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए two type of neurons are there. They are the cranial nerves and the spinal nerves. Okay, cranial nerves जो हैं वो head region में जो भी हमारे organs present हैं उनके थ्रू ब्रेन को कनेक्ट होते हैं, और जो हमारी पेरिफेरल पार्ट्स है जैसे फॉर एग्जांपल लिम्स है हमारे, ओके, या फिर डिफरेंट सिस्टम्स हैं, उनको हम कनेक्ट करते हैं टू द स्पाइनल कॉर्ड. तो जो न्यूरॉन्स स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट होते हैं उन्हें हम स्पाइनल न्यूरॉन्स कहते हैं या फिर स्पाइनल नर्व्स कहते हैं, या जो न्यूरॉन जो हमारे हेड रीजन में ब्रेन को कनेक्ट होते हैं that are called as the cranial nerves or the cranial neurons. ठीक है. Then we have studied the peripheral nervous system. It is divided into sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system. ठीक है. And because of that in our body the different type of secretions they are produced at that particular time when it is required, and their production gets stopped when it is not required. Okay, so sympathetic and parasympathetic nervous system is there for controlling and again the coordination. ठीक है. Apart from that in our body there is a system called as endocrine system. ठीक है. endocrine system को हम endocrine system में क्या प्रेजेंट होते हैं? तो दे आर द हॉर्मोन्स, जिसको आपने आई होप दिस वर्ड यू हैव हर्ड अबाउट द हॉर्मोन्स. ओके, एंड द डक्टलेस ग्लैंड्स. डक्ट किसे कहेंगे? डक्ट मीन्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स. ओके, सो
केमिकल कोऑर्डिनेशन में या फिर एंडोक्राइन सिस्टम में वी आर स्टडिंग अबाउट द हॉर्मोन्स एंड द डक्टलेस ग्लैंड्स. ठीक है, ग्लैंड्स क्या होते हैं, सबको क्लियर है ग्लैंड्स क्या होते हैं? ग्लैंड्स आर ग्रुप ऑफ टिश्यूज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ टाइप ऑफ सिक्रीशन. ओके, अब हॉर्मोन्स जो होते हैं दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड्स. ओके, ये ग्लैंड्स जो हैं हार्मोन तो प्रोड्यूस करते हैं, दे प्रोड्यूस द सिक्रीशन इन द फॉर्म ऑफ हार्मोन्स, बट दैट इज डायरेक्टली पोर्ड इनटू ब्लड. ये किसी डक्ट के थ्रू किसी पर्टिकुलर एरिया में नहीं पोर किए जाते, ये डायरेक्टली पोर कहाँ किए जाते हैं? इनटू द ब्लड. ओके, एंड दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज endocrine glands. Another type of glands, they are the exocrine glands, and exocrine glands produce the secretion to first into the tube and then to that particular site. Say for example salivary gland. I hope everyone knows about the salivary gland. They are present in the mouth at the different region. Okay, they produce the secretion called as saliva. फाइन. अब सलाइवा जो होता है पहले डक्ट में आता है, पहले ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स में आते हैं, एंड देन इट इज पोर्ड टू द डिफरेंट साइड्स. राइट. ओके, अब सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे माउथ में अलग अलग जगह पे प्रेजेंट होती है. टंग के नीचे प्रेजेंट होती है, लोअर जॉज में प्रेजेंट होती है, ओके, चीक रीजन में प्रेजेंट होती है. सो डिपेंडिंग अपॉन दैट वी हैव स्टडीड दैट इन द क्लासरूम कि कहाँ कहाँ सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं. तो यू कैन इजीली फाइंड आउट जब कोई फेवरेट चीज आइसक्रीम या कुछ ऐसी चीज आपके सामने आती है तो योर माउथ स्टार्ट्स वाटरिंग. ठीक है, सो माउथ वाटरिंग उस पर्टिकुलर साइड पे कहाँ से करता है? ड्यू टू सलाइवरी ग्लैंड दे प्रोड्यूसेस द सलाइवा. Saliva first comes into the tube-like structure and then it is poured to that particular site. So such glands are called as exocrine glands. Fine. Glands जिनमें ducts present होते हैं उन्हें हम exocrine gland कहते हैं. Glands जिनमें ducts present नहीं होते, and what are the ducts? Ducts are the tube-like structures. Okay. So endocrine glands के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं. एक तो nervous control जो होता है, we have seen the brain, the spinal cord, they are responsible for, and endocrine glands or endocrine system is responsible for chemical coordination in our body. ठीक है, chemical coordination, that means our body produce certain secretion which is in the form of hormones. These hormones, they are liberated from various glands, endocrine glands. They are moved to that particular site where they have to act. Okay, say for example we call them as the टारगेट ऑर्गन्स. इनके बारे में हम अब डिटेल में पढ़ेंगे. तो एंडोक्रिन ग्लैंड्स आई होप यू आर ऑल आर क्लियर विद. अगर नहीं समझ में आया तो आई विल एक्सप्लेन वंस अगेन. प्लीज गिव मी थम्स अप अगर आपके समझ में आ गया है. Endocrine glands are the glands which produce the secretion in the form of hormones. They are also called as ductless glands. डक्टलेस ग्लैंड्स को हम एंडोक्रिन ग्लैंड्स भी कहते हैं. उनका जो सिक्रीशन होता है इट इज इन द फॉर्म ऑफ हॉर्मोन्स. ठीक है, एंड वेरियस चेंजेस इन आवर बॉडी टेक्स प्लेस ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ हॉर्मोन्स. राइट. ओके, ग्लैंड्स जो हमारे गोनाड्स जो होते हैं, the testes and ovaries, they become functional because a specific type of hormone is liberated from that. Our this pancreas, it becomes active when the food, or we can say when the blood sugar level is increased in our body. Okay, so ऐसे बहुत सारे, जब हमें डर लगता है तो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ हार्मोन हमारी बॉडी में हमारे ब्लड में लिबरेट होता है, एड्रेनालाइन जिसे कहते हैं. ओके, विच इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एड्रेनल ग्लैंड्स. अब ये ग्लैंड्स कहाँ पे प्रेजेंट है, इनका सिक्रीशन कौन सा है और व्हाट फंक्शन दे प्ले, ओके, दैट वी हैव टू स्टडी अबाउट इन दिस particular topic. Fine. So I'll share the video with you. इसको कुछ नहीं कर सकते नेटवर्क कनेक्शन. ठीक है, I'll share the video with you. पहले हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में शॉर्ट में पढ़ेंगे so that you can revise this. Okay, and then we will move towards the endocrine system. In between I'll pause the video and I'll explain you. Don't worry, please be connected to the screen. वीडियो बंद नहीं करेंगे कोई भी. ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है वीडियो बंद कर रहे हो तो प्लीज बी कनेक्टेड विद द ईयरफोन्स. एटलीस्ट सुनो आप. सो आई एम
I think screen visible है आप लोगों को? Yes, ma'am. Fine. Now video I'm playing. The cranial and spinal nerves. The cranial nerves originate from the brain, and a few cranial nerves carry impulses to and from the central nervous system. Some cranial nerves are mixed, while the rest are sensory and motor nerves. Spinal nerves originate from the spinal cord, and all spinal nerves carry impulses to and from the central nervous system. Spinal nerves are mixed nerves. The peripheral nervous system receives as well as transmits impulses. The former is carried out by sensory nerves, and the latter is carried out by motor nerves. Motor nerves control both voluntary and involuntary functions. Based on the functions performed, the peripheral nervous system is classified as autonomous nervous system and somatic nervous system. The autonomous nervous system includes motor nerves that control involuntary actions like breathing, beating of the heart, and peristaltic movements of the alimentary canal. Voluntary actions like muscle movement and blinking of the eyelid are carried out by the somatic nervous system. Wonder how the squirrel was able to react so quickly and escape from the eagle's claws? This lesson is about control and coordination in animal bodies, which includes the nervous system and the endocrine system. In this lesson, you will learn about the endocrine system in animals. At the end of this lesson, you will be able to describe the levels of control and coordination in the animal body. Define the endocrine system and compare it with the nervous system. Define hormones and describe properties of hormones. Explain the endocrine system in humans. Explain the different hormones released and their functions. And explain the mechanism of hormone regulation. The animal body has two levels of control and coordination: nervous coordination and chemical coordination. The nervous system and the endocrine system act in a coordinated manner for the proper regulation of body activities. The nervous system consists of the brain, the spinal cord and the nerves. The endocrine system consists of glands and hormones. There are important differences between the two systems. In the nervous system, electrical impulses are transmitted through the nerves, which are composed of neurons. A neuron acts fast, but only for a short time. In the endocrine system, chemicals called hormones are secreted by the glands into the blood. The action of a hormone is slow, but lasts for a longer duration of time. The nervous system and the endocrine system are similar too. Both systems involve chemical substances. The nervous system releases neurotransmitters, while the endocrine system secretes hormones. The endocrine system consists of glands called ductless glands because they empty their secretions directly into the blood.
Hormones play a crucial role in the control and coordination of the body. Let's take a look at the general characteristics of hormones. They are secreted in minute quantities. They are poured directly into the blood and carried by blood circulation. They may be steroid, proteins, peptides, and amino acid derivatives. They act on target tissues or organs that are located far from the site of production. They are target specific. They are not stored and, except thyroxine, have high specificity. They are degraded by tissues and are excreted by the liver to the bile and by the kidney into urine. They bring about their characteristic effect on target cells by modifying cellular activities, and they act as chemical messengers between the nervous system and body organs. For a better understanding of the endocrine system, let's look at the endocrine system in the human body. It consists of the pituitary gland, the pineal gland, the hypothalamus, the thyroid, the parathyroid, the thymus, the adrenal gland, the pancreas, the testes, and the ovary. We will look at the functions of each of these glands. The pituitary is a pea-shaped gland present at the base of the brain. So it is very important to understand about the master gland, which is the pituitary gland. This here, okay. I hope यहाँ तक सभी को क्लियर है कि हम पढ़ क्या रहे हैं. We are studying about the chemical coordination. Okay, and the chemical coordination in our body, it is done by means of endocrine system. Endocrine system, it includes the endocrine gland and hormones. Okay, तो हमें ये clear होना चाहिए कि what we are studying about. Now here, yesterday when I have explained you about the structure of brain, in that I have explained you about the thalamus. Diencephalon का एक part होता है जिसे हम thalamus कहते हैं. थैलेमस का नीचे वाला जो पोर्शन है जिसे हम हाइपोथैलेमस कहते हैं, which is actually controlling this gland. I hope you are seeing the screen, और स्क्रीन पे कर्सर आपको दिखाई दे रहा है. ये जो आपको लोब लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, that is the pituitary gland. Okay, fine, विनायक. ये pituitary gland को जो कंट्रोल करता है, this pituitary gland is considered as the master gland. Okay, ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है सभी टाइप के हार्मोन्स जो है बेसिक फॉर्म में प्रोड्यूस करता है. दिस फॉर्म of hormone, it reaches to different glands and then these glands they get stimulated. Okay, say for example FSH, follicle stimulating hormone या फिर luteinizing hormones जो होते हैं वो liberate किए जाते हैं from this gland. Okay, and they work on the ovaries and testes. Fine, so इसका मतलब ये है कि सारे glands का control जो किसके पास में है, that is with the pituitary gland. Fine, अब pituitary gland को control करने के लिए there is one structure present in the brain which we call it as hypothalamus. Someone has written in the chat, let me read that chat. Ma'am, this gland helps in increasing. Yes, of course, अभी बता रही हूँ मैं उसके बारे में. Fine, okay, now ठीक है. So pituitary gland is also called as master gland because it gives direction to all the glands. Fine, अब इसको जो कंट्रोल करता है that is hypothalamus. Hypothalamus is the part of brain or it is the part of nervous system. So यहाँ पे there is a connection between the nervous system and the endocrine system. Fine, so this is the basic function of our nervous system, or we can say chemical coordination का important function है which is present between the endocrine system and the nervous system. Fine, that is the hypothalamus which controls the pituitary gland. Fine, so we'll move forward. Palak ने question पूछा है, did it is responsible for the growth of the body? Yes, definitely.
ग्रोथ हॉर्मोन्स जो है वो लिबरेट होते हैं फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड विच इज हेल्पफुल फॉर द proportionate growth of each and every organ of our body. Okay, जैसे ही ग्रोथ हार्मोन के लिबरेशन कम होता है, ओके, वी कैन से अप्रोप्रिएट ग्रोथ होती है हमारी बॉडी की, देन द सेक्सुअल हार्मोन्स दे स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग. ओके, अभी आप इनके बारे में पढ़ोगे. वन मोर चैट आई गॉट. Fine, I will try to speak because ठीक है, fine. One query is there related to speaking loudly. Okay, fine. तो भी मैं माइक मेरे पास में ही है, ठीक है. So I said the pituitary gland and the hypothalamus. इसके बारे में further हम वीडियो में देखेंगे. Then I will explain you. And meanwhile, if you're having any doubt, you can raise your hand. It is connected to the ventral wall of the diencephalon. It secretes a large number of hormones that regulate organs as well as other glands. Hence, it is also known as the master gland. One of the hormones it secretes is the growth hormone. This hormone controls the development of bones and muscles. Hyposecretion of this hormone in childhood leads to dwarfism, while hypersecretion of the hormone can lead to gigantism. Very, very important as board point of view. हार्मोन से रिलेटेड एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है. ओके, so pituitary gland, it secretes the growth hormone, and because of this our body growth it takes place. If this hormone is liberated in the, or it is secreted in small amount, so that is called as dwarfism, and if it is released in the large amount, that is called as gigantism. Okay, and okay, we'll move forward now. The hypothalamus is located in the forebrain. It is a part of the diencephalon. It links the nervous system and the endocrine system through the pituitary gland. The hypothalamus controls body temperature, hunger, thirst, fatigue, and sweating. The thyroid gland is located in the neck, ventral to larynx in our body. It is known as the largest endocrine gland. It produces thyroxine, a hormone which regulates the carbohydrate, protein, and fat metabolism in the body so as to provide the best balance of growth. Hyposecretion of thyroxine leads to creatinine in children and myxedema in adults, whereas hypersecretion leads to exophthalmic goiter in adults. Iodine is essential for the synthesis of thyroxine. A deficiency of iodine in our diet can lead to a deficiency of thyroxine, which may cause goiter. One of the symptoms of goiter is a swollen neck. Parathyroid glands are two pairs of small, oval-shaped glands embedded on the dorsal surface of the thyroid gland in the neck. It secretes a parathyroid hormone or parathormone. Parathormone helps in the regulation of calcium and phosphate ions in bones and blood. Hyposecretion leads to parathyroid tetany, and hypersecretion causes osteoporosis. Okay, I got one. I got The one adrenal- query here. Palak ने query की है. Okay. Vinayak also here. Okay. Vinayak, your query is, ma'am, why the pituitary gland is considered as master gland? Why not hypothalamus? बेटा hypothalamus is the part of nervous system. Diencephalon ये gland नहीं है. Hypothalamus ये gland नहीं है. Okay? It is the part of diencephalon. Master gland इसीलिए कहा है because it secretes the primary secretion
which goes to the different gland, okay, and stimulate that gland. देखो सी हम लोग है ना यहाँ पे जो केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम लोग जैसे हमने नर्वस सिस्टम देखा, नर्वस सिस्टम में क्या था कि सेंसरी न्यूरॉन्स दे गेट्स द स्टिमुलस, okay, and they take that to the brain interprets and again the message it goes back, fine. So यहाँ पे जो है the hormones are secreted, hormones are the stimulus to that particular organ, okay, and then that organ it functions. तो ये समझना हमें बहुत important है what we are studying here. Vinayak, are you clear with why hypothalamus is not called as, or why it is not the, why not hypothalamus? Okay, master gland हमने pituitary gland को ही क्यों कहा, hypothalamus को क्यों नहीं कहा? क्योंकि hypothalamus is the part of diencephalon, which is the part of nervous system, fine, and the master gland is somewhat different, fine. ग्लैंड क्या करते हैं, वो सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं, फाइन, और क्योंकि ये सभी के लिए सिक्रीशन प्रोड्यूस कर रहा है इसीलिए हम इसे मास्टर ग्लैंड कह रहे हैं. विनायक, am I clear with विनायक? फाइन. पलक सेंड हाउ मैम, हाउ कैन वी इंक्रीज, वी कैन नॉट इंक्रीज द सिक्रीशन. बच्चे सिक्रीशन का इंक्रीज होना और डिक्रीज होना वो बॉडी टेंडेंसी होती है. We cannot, if we can say if we are having balanced diet, if our body is secreting properly, if our if our genes are properly instructing the glands, then the secretion will be secreted in appropriate amount. We cannot help them, ठीक है. But definitely in case अगर ये सिक्रीशन कम होता है तो सब कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं, एंड वी आर गोइंग टू द डॉक्टर्स एंड डॉक्टर्स आर सजेस्टिंग सम हार्मोन्स. वी विल नॉट डिसाइड बाय आवर ओन. पलक, एम आई क्लियर विद? Yeah, definitely it is not there. See, something which is present in our genes also indicates our height, ठीक है. कुछ हमारे देखो, when we are saying that कि height हमारी increase हो रही है, या फिर we can say dwarfism, gigantism, या फिर normal height, ठीक है. बेसिकली ये जो height हमें मिलती है ये हमें अपने पेरेंट्स से मिलती है, because whatever the genes we are getting from our parents, okay. तो यहाँ पे जो हम अभी इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ग्रोथ हार्मोन्स जो है दे आर लिबरेटेड फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड, ओके. बट ग्रोथ हार्मोन कितना लिबरेट करना है दैट इज डिसाइडेड बाय आवर जीन्स. गेटिंग? ओके. सो ग्रोथ हार्मोन्स जो है वो कितनी क्वांटिटी में लिबरेट होना चाहिए ये हमारे जीन्स डिसाइड करते हैं, एंड डिपेंडिंग अपॉन आवर हाइट इट इंक्रीजेस. There is not at all any way to increase our height other than this. हमारे सेल्स की अब ग्रोथ, इसका मतलब क्या है? Let me stop sharing this, ठीक है. ग्रोथ होना इसका मतलब क्या है? सेल की ग्रोथ होना, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होना, नंबर ऑफ सेल्स का इलोंगेट होना, बोन्स का इलोंगेशन होना, बोन्स की हाइट, बोन्स की लेंथ कितनी है, ये सारी चीजें कौन डिसाइड करती है? These all, yes, definitely. These all are decided by our genes. Palak, am I clear with? Okay. डॉक्टर कहते हैं कुछ ग्रोथ हॉर्मोन्स वगैरह they are prescribing. These all things are okay, but there should be some natural. We are talking here about the natural, not the artificial. Fine. These glands produce the secretion, बच्चे, ठीक है. These are the growth hormones, and these hormones they are stimulating the cell division process. Rhythm, am I clear with? They are giving the stimulus to our cell division portion of our body, okay, where the cell division it increases. Rhythm. Yeah, definitely.
रिदम यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट कि जीन्स जो है वही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि हमारी ग्रोथ कितनी होनी चाहिए, हमारी हाइट कितनी होनी चाहिए, ओके हमारा बॉडी स्ट्रक्चर किस तरह से होना चाहिए. इट इज डेफिनेटली मेडिसिन. आई डोंट नो हाउ द मेडिसिन दे आर हेल्पफुल. हम किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं इस बारे में, बट आई एम स्टिल, सिंस आई एम एक्सप्लेनिंग यू अबाउट द ग्रोथ हार्मोन, so I can say that the growth hormones, they are liberated, okay, from the pituitary glands. They work on where the growth is increases. अगर मैं human being में या फिर animals में जो growth होती है, that is in a proportionate way, ठीक है. But just you consider about the plant growth. Plant growth जो होती है वो restricted होती है, मतलब क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं वो अलग अलग साइट में प्रेजेंट होते हैं. ओके सो मैं अगर आपको ये कहूंगी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज अगर एपाइकल मेरिस्टेम में है या फिर शूट मेरिस्टेम में है, स्टेम मेरिस्टेम में प्रेजेंट है, ओके तो नंबर ऑफ सेल्स कितने मल्टीप्लाई होने चाहिए, तो दैट ग्रोथ हार्मोन्स, अगर ज्यादा ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो रहे हैं वहां पे तो नंबर ऑफ सेल डिवीजन क्या होगा, ज्यादा होगा. अगर ग्रोथ हार्मोन कम लिबरेट हो रहे हैं, कम स्टिमुलस वहां पर पहुंच रहा है, तो वहां पे ग्रोथ हो, वहां पे जो सेल डिवीजन होगा वो कम होगा. बट एनिमल्स में जो ग्रोथ होती है वो प्रोपोर्शनेट ग्रोथ होती है, इस तरह पे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं होती. फाइन, ठीक है. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट, we have to understand that the growth hormone is liberated from the pituitary gland and it is moving with the blood, okay, and it stimulates that organ to increase the height or increase the height, और कितनी height increase होनी चाहिए, it is decided by that. Fine, we'll move forward. Fine, आगे बढ़े. इसके अलावा एक आपने वर्ड पढ़ा था, दैट इज क्रेटिनिज्म, जो थायरॉक्सिन से रिलेटेड है. थायरॉक्सिन अगर कम क्वांटिटी में अगर थायराइड लिबरेट होता है, ओके तो दैट डिजीज हम नहीं कहेंगे, वी कैन से अ डिफॉर्मिटीज, इट इज रिलेटेड टू, अगर कम थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज होता है, दैट इज कॉल्ड एज क्रेटिनिज्म, और जिस वजह से स्टंटेड ग्रोथ होती है जिसे हम डॉर्फिज्म भी कहते हैं. फाइन, स्टंटेड ग्रोथ मतलब डॉर्फिज्म. I'll again sharing the video. वीडियो अब दिख रहा है आप लोगों को? हम सब अगर वीडियो दिख रहा है? यस मैम दिख रहा है. ओके फाइन फाइन फाइन, ठीक है. मैं थोड़ा सा फिर से पीछे लेकर जा रही हूँ. थायराइड ग्लैंड समझ में आ गया था आपके, वेयर इट इज प्रेजेंट, क्योंकि दिस टाइम बोर्ड एग्जाम हैज आस्क्ड दिस क्वेश्चन, ठीक है, रिलेटेड टू द नेम ऑफ द ग्लैंड व्हिच इज प्रेजेंट इन द नेक. ओके, व्हाट इज इट सिक्रीशन? हाइपर सिक्रीशन होता है तो क्या होता है, हाइपो सिक्रीशन होता है तो क्या होता है. हाइपो सिक्रीशन, थायरॉक्सिन का अगर सिक्रीशन कम होता है तो हम उसे हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं. अगर ज्यादा क्वांटिटी में सिक्रीशन होता है उसे हम हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं, ठीक है. एंड थायराइड हार्मोन इज आल्सो इज रिस्पांसिबल फॉर द ग्रोथ एंड द मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी. फाइन, सो विल मूव फॉरवर्ड. One of the symptoms. Okay, यहाँ पे जो लिखा हुआ है नाउन आयोडाइज सॉल्ट या फिर आयोडीन की क्यों जरूरत होती है हमें, बिकॉज टू फंक्शन दिस ग्लैंड, okay, iodine is in very small amount, it is required for our body to function this thyroxine thyroid gland. thyroid gland तभी function करते हैं जब उन्हें small quantity of iodine की requirement accomplish होती है तब, ठीक है. सो अगर हम आयोडीन के, अगर हमारे फूड में आयोडीन बिल्कुल भी नहीं होगा, सो वी विल बी सफरिंग फ्रॉम हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है. मतलब थायराइड ग्लैंड के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए आयोडीन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, एंड दैट इज व्हाई डॉक्टर सजेस्ट दैट वी शुड हैव स्मॉल अमाउंट ऑफ आयोडीन इन आवर डाइट, ठीक है. सो एक तो हम पर्पल कलर के फूड जो होते हैं उनसे हमें मिल सकता है, ठीक है. जैसे हम आयोडीन कहाँ से मिलता है,
If I ask you, can anyone? Hello? Yes. मेडिकल स्टोर। मेडिकल स्टोर से आयोडीन आप डायरेक्ट लेकर खा सकते? मैम मिलता हुआ है। आयोडीन खा लोगे ऐसे? नहीं बेटा, वो हाँ सॉल्ट में इट शुड बी एडेड टू। तो हाँ, तो आयोडाइज सॉल्ट इट इज। आयोडीन अगर मिलता भी है ना तो बेटा यू कैन नॉट कंज्यूम लाइक दैट। आर यू कंज्यूमिंग दैट आयोडीन? आयोडीन ये वर्ड हमने कहाँ पे सुना है? आयोडीन, हाँ आयोडीन। और अगर ये मेडिकल स्टोर में मिलता है तो किसके लिए यूज किया जाता है? मैम टेस्ट, केमिकल टेस्ट। केमिकल टेस्ट, मतलब मैम स्टार्च फाउंड करने के लिए। ओके, स्टार्च फाउंड करने के लिए, वेरी गुड। और इसके फूड अलावा में भी मिलता है। हाँ सी फूड में मिलता है, वेरी गुड 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 गुड, ठीक है। बट ये मेडिकल स्टोर में मिलता है तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ टिंडीन, ठीक है, विच कैन नॉट बी कंज्यूमेबल। गलती से भी मत खाना, ठीक है। जो कभी हमें चोट लगती है तो वी आर अप्लाइंग दिस टाइप ऑफ टिंचर आयोडीन। बीटाडाइन, अगर आपने ये नाम सुना होगा ऑइंटमेंट का, तो उसमें भी आयोडीन प्रेजेंट होता है। सो देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स, बट हम कंज्यूम किस तरह से करेंगे? एक तो फूड फॉर्म में ही, ऑर्गेनिक फॉर्म में ही करते हैं, और आयोडीन हम यूजुअली कंज्यूम करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट, आयोडाइज्ड सॉल्ट, ठीक है। इसके अलावा पर्पल कलर के जो फूड होते हैं, ओके, कैन बी द बीट, ओके, ब्रिंजल, हाँ ब्रिंजल नहीं, ब्रिंजल में आयोडीन बहुत में प्रेजेंट होता है। Some leafy vegetables are also there which are having the red color stalks or the stem, तो आयोडीन कंटेंट, हाँ रेड कैबेज में होता है, यस एग्जैक्टली। तो उसमें जो होता है आयोडीन कंटेंट प्रेजेंट होता है। एंड अभी किसी ने मुझे सी फूड बताया, तो सी फूड contains small amount of iodine, okay, so iodine खाना बहुत जरूरी है in order to increase your mental ability also,